महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आइए एक नजर डालते हैं कि आरटीआई से कौन से बड़े बड़े खुलासे हुए। सन 2014 सांसदों ने सरकारी बंगले नहीं खाली किए, आरटीआई से हुआ खुलासा। सन 2013 सुभाष अग्रवाल की आरटीआई से पता चला कि योजना आयोग का शौचालय बनाने में करोड़ों रुपए खर्च किया गया। सन 2012-13 उत्तर प्रदेश में कई करोड़ रुपए का अनार्जन घोटाला आरटीआई से उजागर हुआ। सन 2013 योगाचार्य आनंद और सिमरप्रीत सिंह की आरटीआई से आदर्श सोसाइटी फ्लैट के घोटाले का खुलासा हुआ। आरटीआई से 1,75,000 करोड़ रुपए का 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का खुलासा हुआ और कई बड़े बड़े राजनेताओं के नाम सामने आए। आरटीआई से पता चला कि कई एनजीओ करते हैं करोड़ रुपए का घोटाला। असम कृषक मुक्त संग्राम समिति ने आरटीआई से गरीबों को मिलने वाले अनाज वितरण घोटाला पर्दाफाश किया। इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी ने 175 देशों का सर्वे किया, जिसमें भारत को 85वां स्थान दिया गया। पिछले 2 सालों से लगातार भारत इस इंडेक्स में 94वें स्थान पर था। पर इस साल करप्शन इंडेक्स के नतीजों की खास बात यह है कि भारत में भ्रष्टाचार कम हुआ है। पिछले साल की तुलना में भारत को 36 की जगह 38 अंक मिले, जबकि चीन में भ्रष्टाचार बढ़ा है। चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे देशों में भारत से ज्यादा भ्रष्टाचार है। इसमें कोई शक नहीं कि बढ़ती जागरूकता, सरकार का दबाव और सूचना का अधिकार, इन तीनों की ताकत के आगे भ्रष्टाचार की कमर टूट रही है। सरकार प्रतिबद्ध दिखती है भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए और लोगों के पास है सूचना का अधिकार कानून, जिसके इस्तेमाल से लोग भ्रष्टाचार के बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी जो संस्था है उसने कहा है, सर्वे में कहा है कि भारत में भ्रष्टाचार कम हुआ है। पिछले साल भारत को 36 अंक मिले थे, इस बार 38 अंक मिले, यानी 2 अंकों का इजाफा हुआ है। इसकी वजह से जो भ्रष्टाचार है वो कम हुआ है। लेकिन एक चीज अभी देखने वाली बात होगी कि जो भ्रष्टाचार है वो प्रदेश की बड़ी समस्या है, क्योंकि आज भी एक सर्वे कहता है कि 70% से ज्यादा भारतीयों को सरकारी काम कराने में या तो रिश्वत देनी पड़ती है या फिर रसूख का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि एक बड़ी समस्या है। वैसे सूचना अधिकार कानून ने एक अहम योगदान दिया है, लेकिन अभी सफर काफी लंबा है और जरूरत है भ्रष्टाचार से लड़ने की। संतोष चौधरी, दूरदर्शन न्यूज, नई दिल्ली। तो ये हमारी रिपोर्ट थी। और श्रीधर जी, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या ये अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें, भारत के लिहाज से देखें, एक अच्छी खबर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो इंडेक्स कहता है, या फिर ये इतनी बड़ी खबर नहीं है, इसको हमें सोचना चाहिए कि एक जैसे प्रोसेस है? इट्स ए स्लाइट इम्प्रूवमेंट, थोड़ा इम्प्रूव हुआ सिचुएशन में। इतना भ्रष्टाचार तो हम भी नहीं देख रहे नया सरकार आने के बाद, बट फिर भी द प्रोग्रेस इज येट टू बी सब्सटैंशियल। हमारा ये ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स का सूची इंडेक्स में 0 से 100 तक रहता है स्केल। वो स्केल में हम कहाँ हैं अब? 36 से लेकर 38 तक आए। 36 पिछले साल में थे, 38 तक आए। अगर हम 50 पार करें तो इसको हम बेहतर दिशा में हम जा रहे बोल के समझ सकते। 100 तक गए तो बहुत अच्छा देश है, क्लीन कंट्री है, प्योर कंट्री है। अगर हम 50 से पीछे रह गए तो इसको भ्रष्टाचार देश कह सकते। द टॉप मोस्ट रैंक और टॉप मोस्ट स्कोर अलग है, रैंक अलग है। स्कोर 92 है, 92 तक। अगर डेनमार्क इज एट 92। डेनमार्क का बहुत अच्छा कंट्री है बिकॉज ऑफ ओपननेस। व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज कैसे अचीव कर रहे हैं ये स्वच्छ देश का ये प्रतिष्ठा कैसे आ रहा है, आपने हासिल कैसे किया? हासिल कैसे कर रहे हैं? ट्रांसपेरेंसी इज वन ऑफ द मेन फैक्टर्स। ओपननेस, पारदर्शी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। पारदर्शी के साथ साथ और ये भी होना, रूल ऑफ लॉ भी रहना। अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो कानून के मुताबिक क्या करना? देयर शुड बी पनिशमेंट एंड पनिशमेंट विल गिव ए फियर ऑफ लॉ। अहमद शर्मा जी, इस रिपोर्ट पर आपका पहला कमेंट क्या है? आप इतने साल आपने सीबीआई में गुजारे, साथ साथ आपने केंद्रीय सूचना आयोग में इतना समय गुजारा। आपको लगता है ये 2 चीजें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है करप्शन से? यस, जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, इसमें भारत की स्थिति सुधरी है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है, सकारात्मक चीज है। अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो डेटा है वो बताता है कि 2010 में हमारी रैंक 87 थी, 2011 में 95 हो गई और गिर गया, 2012 में 94 थी और 2013 में भी 94 थी, लेकिन 2014 में 85 हो गई है।
तो मैं ये सोचता हूं कि जो नई सरकार आई है मोदी जी के नेतृत्व में, उस सरकार के आने से आरटीआई का तो रोल रहा ही है, आरटीआई पहले भी थी, आरटीआई 2008 से है, लेकिन ये जो पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है, आरटीआई को तो थोड़ी बहुत क्रेडिट मिलनी चाहिए। ज्यादा क्रेडिट मैं देना चाहूंगा पॉलिटिकल लीडरशिप को, क्योंकि 2010 में हमारा स्कोर 100 में से 33 था, अब ये बढ़कर 38 हो गया है। हाईएस्ट स्कोर जो है वो न्यूजीलैंड, डेनमार्क और सिंगापुर का है, उनको 93 से 95 के बीच में स्कोर मिलता है, वो ट्रांसपेरेंसी भी ज्यादा है, वो क्लीन कंट्रीज हैं। अगर पॉलिटिकल कमिटमेंट होगा तो भ्रष्टाचार कम होगा, और उस तरह का पॉलिटिकल कमिटमेंट हमारी आज की पॉलिटिकल लीडरशिप में है। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, जेटली जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बड़े क्लीन हैं। अभी जो है रेलवे मिनिस्टर एक बड़े क्लीन आदमी को लगाया गया है, डिफेंस मिनिस्टर बड़े क्लीन आदमी को लगाया गया है। तो ये सारा इस बात का सूचक है कि पॉलिटिकल लीडरशिप कमिटेड है कि करप्शन को देश से दूर करना चाहिए। तो जब पॉलिटिकल लीडरशिप क्लीन होगी तो हाई ब्यूरोक्रेसी में उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। जब वो होगा तो लोअर ब्यूरोक्रेसी में होगा। विजय कुमार जी की प्रतिक्रिया इस पर लेना चाहूंगा कि विजय कुमार जी, ये जो इंडेक्स है जाहिर तौर पर अभी ये बहुत शुरुआती एक कदम है, धीरे से हम एक कदम आगे बढ़े हैं भ्रष्टाचार को खत्म करने में। लेकिन अगर मैं फिर भी आपसे कहूं कि क्या आम आदमी को और सड़क पर चलते एक आम व्यक्ति को और रोज ऑफिसों में धक्के खाते एक आम आदमी को ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए देश कुछ हद तक तैयार हुआ है? अब पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो कुछ भी शायद 2 पॉइंट ही सही, लेकिन हम आगे बढ़े, इसका हमें स्वागत करना चाहिए। इसका क्रेडिट किसको देना है ये बाद में सोचा जाएगा, लेकिन जो रैंक की बात कर रहे हैं वो रैंक की बात मुझे पसंद नहीं है कि इसमें यहाँ ऐसे कोई रैंक नहीं है। हमारे जो 85th रैंक है अभी, उसमें हमारे साथ 8 और कंट्रीज खड़ी है। तो ये सिर्फ ये अल्फाबेटिकल जो जिस तरीके से इसका तरीका लिखा गया है, टेबल लिखा गया है, उसके तरह से रैंकिंग हुआ है। इतना कहा जा सकता है कि हमने सिर्फ 2 पॉइंट्स की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी में हो सकता है कि जो बड़े बड़े घोटाले सामने आए, जिसको कोर्ट भी लिया गया, उसका हाल उसका ये हो सकता है, लेकिन आम आदमी तक ये कहां तक पहुंचा, आम आदमी का करप्शन खत्म हुआ या नहीं, इसका मेरे ख्याल से अभी भी सोचने की जरूरत है। पेपर पर और फाइलों में जो भ्रष्टाचार खत्म होता है या उस पर जो लगाम लगाई जाती है, वो शायद ग्राउंड लेवल पर कहीं दिखाई नहीं देती। आज ऐसे नहीं हो रहा है कि कोई राशन कार्ड लेने के जाए तो उसका काम फटाक से हो रहा है। ऐसे नहीं हो रहा है कि कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाए तो उसको इमीडिएटली वो कमिटमेंट सर्टिफिकेट मिल रहा है। हाँ ठीक है, बड़े बड़े घोटाले सामने आए, वो उजागर हुए, लेकिन हमें आगे बहुत सारा रास्ता तय करना है। इतनी सी चीज का बहुत बड़ा बतंगड़ बनाकर हमें खुश नहीं होना चाहिए, बहुत सारी कोशिश करनी पड़ेगी इसके आगे। आम आदमी तक ये कैसे पहुंचे? ठीक है, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है तो ग्राउंड लेवल से खत्म होना चाहिए, नीचे अगर खत्म हो जाएगी तो अपने आप ऊपर खत्म हो जाएगा। जिस सर्वे का मैंने शुरुआत में हवाला दिया, मैं उसमें से एक आंकड़ा और लेता हूं, और वो आंकड़ा ये कहता है कि 54 यानी कि 54% जो भारतीय हैं, उन्होंने उस सर्वेक्षण में ये माना था कि उन्होंने कभी ना कभी साल में रिश्वत दी है। और नाइजीरिया और इंडोनेशिया जैसे देश जो हैं, वहां अगर देखें तो वो हमसे बेहतर पोजीशन में है। नाइजीरिया में 44% लोगों ने कहा कि उन्होंने रिश्वत दी कभी ना कभी साल में, इंडोनेशिया में 36%, लेकिन भारत में 54% भारतीयों ने माना कि उन्होंने रिश्वत दी है। रिश्वत लेना और देना दोनों ही जुर्म है एमएल शर्मा जी। सवाल ये है तो पर यही है कि जब हम जिम्मेदारी तय करते हैं तो बहुत बार समझ में नहीं आता कि मुर्गी पहले आए या अंडा पहले आए। रिश्वत लेने वाला को हम दोषी माने या देने वाले भी कहीं ना कहीं दोषी? अगर कोई पैसा मांगता है या कोई फेवर मांगता है तो उसको दंडित किया जाना चाहिए, और कोई आगे बढ़कर देता है उसको भी दंडित किया जाना चाहिए। तो इसलिए ये बड़ा सिंपल है। इसमें कुछ लोगों ने अभी ये थ्योरी चलाई है कि जो रिश्वत देने वाले हैं वो कानून में बदलाव किया जाए, उनके ऊपर कोई दंड न दिया जाए क्योंकि वो मजबूरी में देते हैं जी। तो इस पे मेरा विचार अलग है। मैं ये कहता हूं कि रिश्वत देना भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना रिश्वत लेना। लेकिन इस बिंदु से हटकर मैं थोड़ा, जो कुमार जी ने ये बात कही है कि नीचे से जब ठीक हो जाएगा तो ऊपर से ठीक हो जाएगा, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि मेरे सामने यूएनडीपी रिपोर्ट है 1999 की, करप्शन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में हिंदुस्तान आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है। तो उसमें उन्होंने मोटे तौर से 4 बातें कही हैं। वो ये है कि करप्शन अकर्स अपस्ट्रीम नॉट डाउनस्ट्रीम। उनका एनालिसिस है कि ऊंचा शुरू होता है, नीचे से शुरू नहीं होता है। दूसरा उनका कहना है करप्शन हैज विंग्स
नॉट व्हील्स, यानी कि बहुत उड़ता है, यानी कि पैसा बाहर चला जाता है। तीसरा उन्होंने बात किया है, कहा है करप्शन लीड्स टू प्रमोशन नॉट प्रिजन। तो ये सारी बातें कही गई हैं और मैं इसलिए ये कहना सही नहीं है नीचे ठीक होगा ऊपर ठीक होगा, मैं तो कहता हूं ऊपर ठीक होगा, ऊपर से शुरुआत, अपने आप ऊपर से शुरुआत होनी चाहिए। और ये जो शुरुआत है मेरे हिसाब से अभी तक हो चुकी है। हाँ, मैं कुमार जी से इस बात में सहमत हूं कि पिछले 6 महीने में कोई बहुत बड़ा रेडिकल चेंज नहीं आया है, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है 214 का, ये हमें इस बात का ये और इशारा करता है कि हाँ एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। श्रीधर जी, जो विजय जी एक बात कह रहे हैं, आम आदमी को जो करप्शन, जो रिश्वत देने की बात आती है, तो हम जब तक सुनते थे आम आदमी रिश्वत छोटी छोटी चीजों को उसको देनी पड़ती है, राशन कार्ड के लिए, उसको पासपोर्ट के लिए, पुलिस में वेरिफिकेशन के लिए, यहाँ पर ये सारी छोटी छोटी चीजें होती है जहां पर लगता है कि रिश्वत। क्या सूचना का अधिकार आरटीआई कानून से क्या इस पर कुछ असर पड़ा है? The corruption at 2 levels is a very very important point as rightly pointed out by our friend. जो डिसीजन लेते हैं वो करप्ट हुए तो भ्रष्टाचार बहुत बढ़ता है, it will be unlimited. Then at the same time, if the lower officers are corrupt, it will also spread into every office like a disease. वो भी हम टैकल करना चाहिए, तो उनका भी हम सामना करना। RTA will arrest लोअर रंग करप्शन, बहुत ज्यादा से ज्यादा ये लोअर ऑफिस में जो करप्शन रहता है, ब्राइबरी, बैकडोर एंट्रीज और बैकडोर डील्स, ये सब लोगों के सब काम के बारे में सूचना अगर दे सके तो, पारदर्शी अगर रहे तो आदमी पूछ सकते हैं ये कैसे हो रहा, क्यों हो रहा, मुझे ये कैस्ट सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहे, 30 दिन में आप कैस्ट सर्टिफिकेट देना क्यों नहीं दे रहे, पासपोर्ट 30 दिन में देना क्यों नहीं दे रहे, वो पूछ सकते हैं, कोई कंप्लेंट लिख सकते हैं, इसके ऊपर एक्शन क्या लिए बोल के पूछ सकते हैं। ये सब आरटीआई के अंदर हो सकता है। लेकिन बड़े बड़े प्लेसेस में करप्शन, ये बहुत बड़ी भ्रष्टाचार, ये आरटीआई के साथ इतना पावरफुल लड़ना नामुमकिन हो जाता है। बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गेट सम नॉर्म्स एंड प्रोविजंस एंड गाइडलाइंस फ्रॉम आरटीआई, बट यू हैव टू फाइट एट अ हायर लेवल। विजय जी, आप महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र को लेकर बहुत आरटीआई को हमने देखा कि आरटीआई की बहुत खबरें भी आती हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट भी बहुत वहां पर काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या कुछ परिवर्तन दिख रहा है आपको, अगर भ्रष्टाचार के मसले पर हम बात करें तो? देखिए, इस चीज को 2 तरह से देखना चाहिए। पहली बात तो है कि जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, तो वैसे ही भ्रष्टाचार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐसा ही होता है। भ्रष्टाचार भी इनडायरेक्ट होता है। जो 54% लोग कह रहे हैं कि हमने डायरेक्ट भ्रष्टाचार नहीं किया, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने इनडायरेक्ट, उनको पता भी नहीं कि हमने उस भ्रष्टाचार में हिस्सा लिया है। और हमारे हिंदुस्तान में होता है ऐसा है कि सेंट्रल लेवल पर तो कुछ हद तक आरटीआई की परिस्थिति कुछ हद तक ठीक है, उसकी वजह से कुछ चीजें बाहर आ रही है, कुछ सजा ये हो रही है। लेकिन स्टेट लेवल्स पर आरटीआई, खासकर ग्राउंड लेवल पर, महाराष्ट्र की जो आपने बात की, हो सकता है कि महाराष्ट्र में जो एक्टिविस्ट है, जो बंबई में, पुणे में, उनको कुछ हद तक इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर है, जो हमारे विलेजेस में, उनको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, उनको हर बात पर लड़ना पड़ता है। अगर आप कभी भी आएंगे यहाँ तो मैं बता दूंगा कि इन लोगों को छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो सेक्शन 4 में होनी चाहिए वो अभी भी नहीं आ रही है। सेंट्रल में कुछ तो भी हुआ है, लेकिन स्टेट्स में बिल्कुल नहीं हुआ है। और हर बात के लोगों को रोना पड़ रहा है, बहुत झगड़ा करना पड़ रहा है। तो ये जब तक खत्म नहीं होता तब तक ठीक है, परसेंटेज बढ़ता जाएगा। हाँ, आपने एक वैलिड सवाल उठाया। तो श्रीधर जी, जाहिर तौर पर ये राज्यों का मामला है, इसमें केंद्रीय सूचना आयोग का बहुत रोल नहीं है, लेकिन फिर भी केंद्रीय सूचना आयोग से भी शिकायतें इस तरह की आती है। जब हम गहरे भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं और आयोग जो है उसमें बड़ा टूल साबित हो सकते हैं अगर हमें एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम खड़ा करना है। पर आयोगों की स्थिति जो है वो उसको लेकर लोगों को बहुत, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। सेक्शन धारा 4 सेक्शन 4 ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। उसमें आप अपने आप ये सूचना देना, बिल्कुल, आप कितना रेशन रिलीज करे रेशन शॉप डीलर को, कितना रेशन वो डिस्ट्रीब्यूट करे, वो बिल्कुल अपने आप बोलना। तो इससे क्या होता, रेशन कार्ड होल्डर ने वो यू कैन कंपेयर इट, इतना स्टॉक मिल जा रहा ना सर, वही तो दिक्कत हो रही है। इतना स्टॉक मिल गया है, मुझे क्यों नहीं दे रहे, वो पूछ सकते हैं डीलर, लेकिन वो लागू ही तो नहीं हो रहा सेक्शन 4। दैट इज द प्रॉब्लम। कमीशन का जॉब ये है, अगर वो 2 अप्रैल में कंप्लेंट में आए तो हम आर्डर जारी करना, वी हैव टू एडजुडिकेट ऑन इंफॉर्मेशन डिस्प्यूट्स। हम कहाँ इंस्पेक्ट करते हैं, कहाँ देखते हैं, अगर कोई कंप्लेंट करे तो हम
तब आप जा सकते हैं। फील्ड पे आ सकते हैं। अगर कंप्लेंट नहीं करे तो हम क्या करना। हेमंत शर्मा जी बहुत बंधा हुआ महसूस करते कई बार आयोग में रह के। यस, अब इसमें विजय जी ने और श्रीधर जी ने बातें कही, इनसे मैं सहमत हूँ। मैं इनका आपका अपने दर्शकों का ध्यान, राग एक एनजीओ है, बड़ा पावरफुल एनजीओ है, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है अभी 4-5 दिन पहले, उसको मैंने पढ़ा है। 2 चीजें कही हैं, वो उसको सपोर्ट करती हैं जो हमारे दोनों साथियों ने बात कही है। एक तो धारा 4 के बारे में उन्होंने ये कहा है कि उनकी स्टडी ये बताती है कि 65% इंफॉर्मेशन जो मांगी गई वो ऐसी थी जो धारा 4 में स्वतः ही होनी चाहिए थी। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि 65% काम जो है वो वैसे कम हो सकता है और कमीशन का वैसे ही कम हो जाता है। एक बात उन्होंने ये कही है, ये ऑथेंटिक स्टडी है। दूसरा उन्होंने ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कही है, उन्होंने ये कहा है कि छोटे लेवल पे काम जब रुक जाता है तो 30% केसेस में आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करने से ही समस्या का समाधान हो जाता है। बिल्कुल। तो ये 2 चीजें इस बात को सपोर्ट करती हैं कि जो लोअर लेवल की हेराफेरी है या करप्शन है या मतलब कहिए कि इनएफिशिएंसी है वो आरटीआई एप्लीकेशन से हो। लेकिन मेरा मेन बिंदु अभी भी है, करप्शन नीचे से नहीं रोका जा सकता। ये भी कहा जाए करप्शन की जो गंगोत्री है वो ऊपर से बहती है, खास करके पॉलिटिकल उससे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम देखेंगे कौन कौन से टूल्स है देश में, कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो दरअसल आरटीआई से लड़ने के लिए, माफ कीजिएगा, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए